तो फिर से गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग आज बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास का। क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी, उसके बाद की एक अगली कड़ी जो है वो संवेगात्मक विकास का है। यानी किस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट होता है बालक के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट है क्या, इमोशन क्या है। उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि इमोशन है क्या और किस तरह से इसकी विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशन का। तब फिर हम डेवलपमेंट पर पहुंचेंगे कि किस स्टेज में इमोशन के क्या डेवलपमेंट होते हैं। यानी जो हम 3 स्टेज की जो बात करते हैं, शिशुअवस्था की बात हम लोग करते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो इस तरह से जो 3 स्टेजेस जो आते हैं, उसके साथ साथ जो है वो हम लोग किशोरावस्था की बात करते हैं। तो इन तीनों स्टेजेस में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उसे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इमोशन, इमोशन है क्या, किस चीज़ को हम कहते हैं, क्या है इमोशन। तो आप में से भी बहुत लोग जानते होंगे कि व्हाट इज़ इमोशन, इमोशन है क्या। और ये चर्चा जो है वो हम लोग फिर क्लास के एंड में जो है वो एक रखेंगे, जैसे हर बार हम लोग रखते आते हैं कि आफ्टर क्लास जो है एक जो कॉमन जो एक डिस्कशन है वो चलता है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। सो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में के हर एक पड़ाव पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, वासना, क्षोभ, इन आदि भावों से जो है वो गुजरता है। इन भावों का जो है वो अनुभव करता है और यही अनुभव को हम संवेग कहते हैं, यानी इसे ही इमोशन कहते हैं। यानी मानव जीवन में ये जो संवेग है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न कार्यों के द्वारा या संवेग के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की प्रेरणा जो है आप कह सकते हैं, या प्रेरणा शक्ति जो है वो मिलती है। यानी संवेग के जब उदय होने पर किसी भी कार्य को, किसी भी जो संचार वाली कार्य है, जो शक्ति का जो संचार हमारे अंतर्गत जो है, जो एक आप हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त शक्ति का संचार हमारे अंदर जो है वो होने लगता है। और उस अतिरिक्त शक्ति का जो संचार है वो ऐसे ऐसे कार्य करके दिखलाता है जो सामान्य स्थिति में शायद वो संभव प्रतीत नहीं होते हैं। यानी भय की स्थिति में हम कुछ उदाहरण अगर लेकर देखते हैं तो भय की स्थिति में व्यक्ति जो है वो कभी कभी ऊंचे नीचे गड्ढों या नालों या किसी चीज़ को लांघ जाता है। लगता है क्या क्या मैंने ये कर लिया। अगर भय कोई पीछे से अगर कोई जानवर या किसी प्रकार का कोई रेप्टाइल आपको अगर दौड़ा रहा है, तो जब आप भय की स्थिति में जब आप भागते हैं तो सामने के जो वो गड्ढे हैं बड़े से, जिसे आप नॉर्मल स्थिति में जो है वो 10 बार सोचिएगा, फांदे कि नहीं फांदे, फांदे कि नहीं फांदे। लेकिन उस संवेगात्मक स्थिति आपके शरीर को इस तरह से बना देगी कि आप जो है उसे आप फांद जाइएगा और फिर आप बाद में सोचेंगे कि क्या हमने ये वाकई ऐसा कर दिया। तो ये संवेग है, दिस इज इमोशन। ये पूरी की पूरी जो है वो संवेग है। जब आप क्रोध में होते हैं, कोई भी व्यक्ति क्रोध की स्थिति में जब होता है तो अपने से भी शक्तिशाली को भी जो है वो कभी कभी जो है वो परास्त कर देता है। वो अपने से शक्तिशाली व्यक्ति को भी जो है वो ऐसे आप अगर नॉर्मल स्थिति में अगर आप रहते हैं तब वहाँ पर जो आपके लिए वही कार्य काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप उसी तरह से जब आप क्रोध में वो काम करते हैं तो उसे परास्त कर देते हैं आप। तो सीधी सी बात है कि जो संवेग है, संवेग का संबंध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से होता है। यानी पूरा का पूरा जो उनका जो भावात्मक पक्ष है उसका एक जो एक जरिया है, जो आप कह सकते हैं कि उस तरह से करने की जो इच्छा शक्ति जो जागृत हो जाती है
वो संवेग के अंतर्गत आता है, जिसमें आप सुखद वस्तु को देखकर आप प्रसन्न होते हैं, डरावनी वस्तुओं को देखकर आप डर जाते हैं। इसके विपरीत जो है वो क्रोधित होना, खराब वस्तु को देखकर घृणा करना, दूसरों को अभावग्रस्त में देखकर जो है वो आपको दया आना, ये सभी जो है वो संवेगात्मक स्थिति है, सांवेगिक स्थिति है। और ये सारे के सारे जो है वो मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आने के कारण होता है। यानी संवेग के उत्पन्न होने पर जो व्यक्ति है उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में जो है वो परिवर्तन आ जाते हैं। उनके जो मानसिक स्थिति है और जो शारीरिक स्थिति है उसमें वो परिवर्तन आ जाता है संवेग के पश्चात। तो वास्तव में जो है ये संवेग जो है वो आप कह सकते हैं कि एक मेंटल डिस्टर्बेंस का जो है वो पार्ट रहता है। यानी आप मानसिक उपद्रव वाला पार्ट की अवस्था आप कह सकते हैं इसे, जिसमें कि व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता। यानी संवेगात्मक स्थिति में बुद्धि व विवेक का व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश नहीं रहता है, उस पर उसका जोर ही नहीं रहता है किसी भी प्रकार से। वो उचित और अनुचित का ज्ञान ही नहीं कर पाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, हम सही कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि गलत कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका ज्ञान नहीं होता है। ये जो है वो आपको संवेग के कारण जो है वो ऐसा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक और जहाँ जो संवेग है तो वो संवेग की सहायता से व्यक्ति साहसिक कार्य भी कर लेता है, तो कभी कभी जो है वो प्रशंसनीय कार्य भी करता है। वहीं दूसरी और जो है उसी संवेग से वशीभूत होकर जो है वो व्यक्ति जो है वो ऐसा निंदनीय कार्य कर जाता है जो कि पूरी की पूरी मतलब घृणा होती है समाज में उसकी। स्वयं को आप जो है वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति संवेगवश कर जाता है, क्रोधवश कर जाता है। क्रोधवश आप देखते होंगे कि कभी कभी आप खरी खोटी या बुरा भला जो है वो अपने माता पिता, अध्यापक, इन सभी को के साथ भी आपको सुना देते हैं, आप अभद्र व्यवहार कर देते हैं आप। ये सभी क्रोध का है। ये क्रोध जो है वो एक संवेग है, इमोशन है, ये उसके फलस्वरूप होता है। और इस तरह से जो है वो व्यक्ति जब कुछ समय के बाद जब वो संवेग से जब बाहर आता है, जब वो वास्तविक स्थिति में जब वो आता है, तब उसे पता चलता है कि जो उत्तेजित अवस्था में उन्होंने जो कार्य किया वो कितना सही था, कितना गलत था, कितना प्रशंसनीय था और कितना निंदनीय था। दोनों तरह के जो है वो चीज़ें आपको जब वास्तविक अवस्था में आप आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, तब उसे वह पहचानता है। तो ये से तो एक बैकग्राउंड जरूर बन गया होगा कि संवेग क्या और किस तरह से जो है ये हमारे ऊपर हावी होता है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास, कोई भी, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो या कोई भी आप चाहे जंतु हो, जानवर हो, सभी के पास इमोशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के पास ही इमोशन है। एवरी लिविंग बीइंग हैज इमोशंस। हर एक के पास संवेग है। उनको उनके संवेग के अनुसार वैसा होता है, आपको अपने संवेग के अनुसार आप जैसा कार्य करते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि कैसे और क्या स्वयं के संवेग पर आप काबू पाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या कर जाएं, क्या कर दें, और उस संवेग को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि उसके बाद जब आप उस संवेग की जब स्थिति में जब फिर से उस स्थिति से जब बाहर आते हैं, उस संवेग की स्थिति से, फिर स्वयं को आप पाते हैं कि व्हाट आई डिड, हमने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। आप खुद को और उसके आने वाले जो कॉशंस हैं या जो उसके आने वाले जो उसके परिणाम हैं, उसको लेकर जो है वो आप काफ़ी चिंतित फिर होने लगते हैं कि हमने संवेगवश हमने क्या कर दिया, हमने क्रोधवश क्या कर दिया। और कभी कभी आप ऐसे इतने अच्छे काम कर जाते हैं उसी संवेग के कारण कि आपको लगता है कि वाह, हमने ये कर कैसे दिया, इतनी अच्छे कार्य हमने कर कैसे दिए।
ये सभी के सभी जो है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, सारा का सारा जो है वो इमोशन की बात है। ठीक है, तो ये एक हमने बैकग्राउंड आपको बताया कि व्हाट इज़ इमोशनल इमोशन और इमोशन क्या है। और इसके साथ साथ एज यू ऑल नो कि क्लास में भी हम लोग हर एक टॉपिक को का जो ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा ऑपरेशन किया जाए कि, और हर टॉपिक को हम यहाँ भी ऑपरेशन करते आए हैं कि संवेग है क्या, और उसका शाब्दिक अर्थ को हम निकालने का प्रयास करते हैं कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी संवेग जो है वो वेग से युक्त होता है। संवेग वेग से युक्त अर्थात वेगवान होकर कार्य करना, उसे हम संवेग कहते हैं। और अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग को अगर हम लेते हैं, अगर हम अंग्रेजी वाले मीनिंग को अगर हम इसके अगर हम लेते हैं, उठाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि इसे हम इमोशन कहते हैं। ई प्लस मोशन, इमोशन। ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है गति। यानी इमोशन शब्द का अर्थ जो है वो हम यह कह सकते हैं कि आपके या व्यक्ति के या जीव के आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। यानी संवेग जो है वो आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन है। और ये संवेग जो है वो तीव्र होता है, क्योंकि ये गति रहता है, वेगमान होता है, इसीलिए इसमें तीव्रता होती है। अब हम कुछ एक दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए परिभाषा को देख लेते हैं कि किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को परिभाषित किया है कि संवेग है क्या। तो एक बहुत ही प्रचलित मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, आपने सभी ने नाम सुना है और पहले की कक्षाओं में भी हम लोगों ने चर्चा की है इसकी। तो वुडवर्थ कहते हैं कि इमोशन इज मूव्ड और स्ट्रेड अप स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। यानी संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने वाली स्थिति है, या आवेश में आने की स्थिति है। मूव्ड और स्ट्राइड अप, वो एक ऐसा स्टेट है, किसी भी व्यक्तिगत एक स्टेज होता है जिससे व्यक्ति जो है वो आवेश में आता है। इसी तरह से पीटी यंग जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक हैं, और उनके अनुसार है कि इमोशन इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल, साइकोलॉजिकल इन ऑरिजिन, इन्वॉल्विंग बिहेवियर, कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड वाइसरल फंक्शनिंग। यंग कहते हैं कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती है। अब देखिए, इन्होंने तीनों चीज़ों को और चारों चीज़ों को जो है वो दे दिया। यानी व्यवहार भी, चेतन भी, अनुभव भी, और जो अंतरंग क्रियाएं हैं, जो वाइसरल फंक्शनिंग है, वो भी जो है वो इसमें सम्मिलित रहते हैं, इस संवेग में जो है वो सम्मिलित रहते हैं। तो अभी जो है वो अब स्पष्ट हो सकता है इन परिभाषाओं से, इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं से, कि संवेग वास्तव में व्यक्ति की आंतरिक भावों की अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से जो मुक्त व्यवहार है उसके परिलक्षित होने की स्थिति को व्यक्त करना ही संवेग कहते हैं। उसी को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम संवेग की संज्ञा देते हैं। तो होपफुली कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इमोशन, इमोशन है क्या, इमोशन किसे कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इमोशनली संवेग में आकर उसने ये काम कर दिया, या भाव विभोर होकर उसने ये काम कर दिया। वो भाव क्या है? दैट इज द इमोशन। गुस्से में आकर उसने ये काम कर दिया, उसके प्रति उसे दया आ गई, उसने ये चीज कर दिया, उसके प्रति उसको बहुत घृणा है, क्रोध है, उससे वो नफरत करता है या करती है। दिस इज द इमोशन, ये संवेग है,
पूरा का पूरा जो है वो संवेग है, जो कि एक क्षणिक समय के लिए जो है वो आता है। हम आगे देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि संवेग की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, वो आपको बताएगा कि संवेग किस तरह से जो है वो व्यक्ति पर आता है और हावी होता है, इसकी किस तरह से जो है वो विशेषताएं क्या क्या हैं संवेग। यानी अभी तो इतने से तो समझ में हमें आ गया कि संवेग जो है वो मानव जीवन के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दो इमोशन इज़ फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सभी के लिए वो इमोशन है। अगर आप जानवरों की भी बात करें तो वो भी, उनके पास भी इमोशन है। आप बाकी जो जीव जंतु हैं उनके पास भी इमोशन है। लेकिन जब हम मानव को पढ़ रहे हैं, मानव की बात हम कर रहे हैं, हम स्टडी बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव जीवन के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है संवेग। यानी संवेग की जो प्रकृति है वो भावात्मक है, जो व्यक्ति के लिए क्षणिक उत्तेजना प्रदान करता है। यानी हम कह सकते हैं कि संवेग को व्यक्ति की मुख मुद्रा या जो वाणी है या अन्य व्यवहार है उसके अवलोकन से आप पहचान सकते हैं कि सांवेगिक रूप से जो है वो कैसा है। ये क्रोधित है कि ये दुखी है या अन्य कोई अवस्थाएं हैं इसकी, वो जो है वो पता चल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस क्या है, संवेग की विशेषताएं क्या क्या है, इस पर अब हम बात करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो संवेग का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषताएं जो है संवेग के, वो हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ इमोशन, यानी संवेगों की व्यापकता। यानी हम कह सकते हैं, हमने अभी अभी कहा भी कि संवेग जो है वो सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, मानव हो, पशु पक्षी हो, बालक हो, वृद्ध हो, भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ये सभी संवेग को प्रदर्शित करते हैं, कोई भी हो जीव जंतु। यानी इसकी व्यापकता जो है वो यूनिवर्सल है, यानी ये पूरे के पूरे जो है यूनिवर्सलिटी है इसके अंदर। संवेग जो है वो व्यापक रूप से सभी के पास है, आप हो, हम हो, कोई जानवर हो, कोई जंतु हो, कोई पक्षी हो, सभी के पास जो है वो संवेग है। धर्म, प्रजाति, जाति, ये सभी में जो है वो कहीं के भी वो कोई भी निवासी हो, चाहे वो किसी जंगल में रहने वाला कोई आदिवासी हो या किसी महल में रहने वाला जो है वो बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े, उनके पास भी वही संवेग है, सभी के पास संवेग है। तो ये संवेग की पहली विशेषताएं थी। दूसरी विशेषताएं हैं शारीरिक परिवर्तन, यानी जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, यानी बॉडली जो चेंज है, वो इसकी दूसरी विशेषताएं हैं। यानी संवेग के उदय होने पर, यानी संवेग जब भी हमारे अंदर जो घर करने लगता है, धीरे धीरे जो आने लगता है, अस्थायी शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। यानी आपके शरीर में जो है वो अस्थायी रूप से परिवर्तन होने लगेगा। अब इसके अंतर्गत जो शारीरिक परिवर्तन है, इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक आंतरिक परिवर्तन और एक बाह्य परिवर्तन। यानी जो आंतरिक शारीरिक परिवर्तन है उसके अंतर्गत आपकी श्वास लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आप जो है आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पाचन क्रिया को वो प्रभावित करती रहती है, आप किसी और काम में मन नहीं लगाते हैं, वो अंदर से जो है वो आपके मेंटली जो है वो मानसिक रूप से जो है वो आप स्वयं को डिस्टर्ब होते पाए जाते हैं या प्रफुल्लित, इसके जस्ट विपरीत भी हो सकता है। तो ये जो है वो शारीरिक परिवर्तन के आंतरिक पार्ट हैं। जब हम बाह्य भाग की बात करते हैं शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत, तो उसमें जो है वो आपके आवाज़ में परिवर्तन आएगा, अगले व्यक्ति वो महसूस करना शुरू कर देंगे, आपके मुखमंडल के जो हाव भाव भंगिमा हैं उसमें जो है वो अंतर आना संभव है, उसमें अंतर आने लगेंगे।
अंग संचालन की गति जो है वो परिवर्तन होने लगेगी। आप जो है वो कुछ करने जाएंगे, आप अगर बहुत फियर हैं, आप सांवेगिक रूप से अगर बहुत ही डरे हुए हैं, तो देखिए कि आपको लगेगा कि आपके हाथ में कोई शक्ति है ही नहीं, किसी चीज़ को आप पकड़ नहीं सकते हैं, या किसी चीज़ को मीन्स थोड़े देर के लिए जो है वो क्षणिक होती है। हमने ऊपर ही कहा था कि ये व्यक्ति की क्षणिक उत्तेजना प्रदान करती है व्यक्ति को। तो उतने समय तक जितने तक आप संवेग से वशीभूत हैं, उस समय तक आप जो है वो स्वयं में अजीब से परिवर्तन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा, कोई भी व्यक्ति हो, वो ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, क्या पीना था कुछ तो पी लिए, कुछ करना था कुछ तो कर लिए कुछ, क्योंकि आप उस वक्त सांवेगिक रूप से जो है वो स्थिर नहीं है, आपकी वो स्थिरता नहीं है। इसकी तीसरी विशेषताएं हैं विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, जो हमने अभी अभी आपको कहा कि फंक्शन करना बंद कर देता है। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये सांवेगिक दशा में जो है वो बंद कर देता है, शिथिल हो जाता है। आप यूं कहें कि वो खत्म ही हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो है वो आपकी जो विचार करने की जो प्रक्रिया है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो लुप्त हो जाती है। यानी बुद्धि और विवेक, चिंतन करने की प्रक्रिया जो है, वो तर्क करने का जो आपका जो मांदा है, वो सभी जो है उस पर जो है वो संवेग का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। यानी आपका आपके स्वयं के व्यवहार का नियंत्रण नहीं रहता उस पर, उसे आप खो देते हैं, उस पर पूर्ण नियंत्रण आपका नहीं रहता। और इसी कारण बस जो है वो आप क्या कर जाते हैं, उचित अनुचित ढंग से विचार करना, उचित अनुचित चीज़ें सोचना समझना, ये सारी चीज़ें जो है वो आप नहीं कर पाते हैं। अनेक कार्य आप ऐसे कर जाते हैं जो शायद सामान्य दशा में आप कदापि ना कर सके, और वो संवेग की अवस्था में, उस आवेग की अवस्था में आप कर जाते हैं। उसके बाद की है का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि व्यक्तिगतता, यानी इंडिविजुअलिटी होती है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो संवेग है वो अभिव्यक्ति में व्यक्तिगतता को जन्म देती है। यानी एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्ति के संवेग जो हैं उसकी मात्रा भिन्न भिन्न हो जाएगी। अब इसमें आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर व्यक्ति जो है वो इमोशनली बैलेंस और डिसबैलेंस हो जाता है, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाता है। उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है, और गरीब बच्चा जो है वो भीषण ठंड से जो है वो ठिठुर रहा है, और आप आ रहे हैं कहीं से, और आपके अंदर वो संवेग जागृत हुआ, और आपने ये देखा कि वो बच्चा ठिठुर रहा है। आप घर गए और कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे दिया, उसने पहन लिया। आपकी जगह पे कोई अन्य व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा कि उसकी इस स्थिति पर जो है वो हंसता हुआ निकल जाएगा। अब देखिए कि ये संवेग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। एक को उसकी मदद करने की के लिए आगे बढ़ा रहा है, और दूसरे को जो है उस पर जो है वो हंसी और निठोली करने के लिए जो है वो उकसा रहा है। तो संवेग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्तिगता के आधार पर भी कार्य करती है। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, आपके घर परिवार के ही ये उदाहरण हो जाएंगे कि आप देखिए कि कोई घर में अगर कोई आपका बच्चा है, और जब वो रो रहा होता है या बहुत जिद्दी कर रहा होता है या कुछ ऐसा काम कर रहा होता है जिससे आपको गुस्सा आता है, आ रहा हो, और उस गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको क्रोध आ रहा हो, और वहीं पर जो है वो एक कोई दूसरा व्यक्ति है आपके घर परिवार का ही या फिर बाहर का कोई व्यक्ति है, और उसके इस कार्य पर जो है वो हंस देता है या मुस्कुरा देता है, या मंद ही मंद जो है वो अच्छा उसको लगता है, वो गुदगुदी होने वाली स्थिति होती है, वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो ये जो स्थिति है, ये इमोशन की स्थिति है कि कौन व्यक्ति किस तरह से
व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न है और उसे किस दशा में किस तरह की प्रक्रिया करनी चाहिए या होनी चाहिए। इसके बाद संवेगों की अस्थिरता की बात होती है, यानी अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशन। यानी ये जो संवेग है की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है। हमने अभी भी ऊपर भी कहा, यानी थोड़े समय के लिए होता है, शीघ्र ही जो है व्यक्ति जो है वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। क्रोध की मनोदशा में जो है वो माँ देखिए अपने बच्चों को जो है वो डांट देती है, बुरा भला कह देती है, लेकिन दूसरे ही क्षण जो है वो उसे पुचकारने लगती है। सामान्य जब हो जाता है तो उसे वो दुलारने लगती है, उसे वो प्यार दिखलाने, वो वही वात्सल्य वही प्यार जो है वो वहाँ आ जाता है। तो वो संवेग का दौर है। वो उस वक्त वो माँ जो है वो अपने संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे डांट देती है, पीट देती है, जो भी चीज़ें हैं वो संवेग अनुसार जो है वो कह देती है। तो ये जो करुणा, घृणा, भय, आश्चर्य, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कामुकता, कामुकता को भी आप संवेग में रख सकते हैं। इस पर भी जो है वो कंट्रोल जो है वो अति आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो है वो संवेग है और कुछ समय बाद जो है ये आपका शांत हो जाता है। कुछ समय के उपरांत जो है ये आप सामान्य व्यवस्था में आ जाते हैं। इसके अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है संवेगों का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस। अब ये एक बड़ा ही बेहतरीन है कि आप हम सभी के आए दिन जो है वो ये सारी घटनाओं के साथ साथ ये भी होती रहती है कि ये ट्रांसफ़र होता है, यानी एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर चला जाता है। उदाहरण लीजिए कि अगर आप किसी अपने घर के किसी भाई को या छोटे भाई को या किसी से आप बहुत गुस्सा हैं, बहुत चिड़चिड़ापा में हैं और आप उसे डांट रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, और उसी वक्त अगर आपके पिताजी या आपके कोई बड़े अगर वहाँ आ जाते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कोई सार्थक शब्द लेकर आता है, उससे संबंधित नहीं, कुछ अलग ही टॉपिक लेकर आपसे कुछ पूछना चाहता है या बात करना चाहता है, तो आप जो है उसका जो है वो प्रायः जो है वही क्रोधी स्वभाव जो है वो उसके तरफ आपको मोल्ड कर देगा। यानी आप शायद उस पर भी झिड़क जाएं, उस पर भी जो है वो आप गुस्सा करना शुरू कर दें। तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी एक से जो है वो दूसरे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी जो विशेषताएं हैं वो ट्रांसफरेबल है, यानी इमोशन का जो हस्तांतरण होना संभव है। मूल प्रवृत्तियों में संबंध, यानी संवेग जो है, जो बेसिक जो इंस्टिंक्ट है, जो रिलेशंस विथ जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उससे इसका जो है वो काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। अब जैसे जिज्ञासा से आश्चर्य का संबंध है, पलायन से भय का संबंध है, संग्रहण से अधिकार का संबंध है। ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं इसका जो है प्रवृत्ति जो है वो जो इंस्टिंक्ट है वो आता रहता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी चीज़ का संग्रह कर रहे हो, किसी में से एक उदाहरण उठाते हैं कि आप जब धन की संग्रह कर रहे हो या किसी वस्तु की संग्रह कर रहे हो, तो इमोशन जो है वो आपको उसका अधिकारी बनाने पे बाध्य कर देता है। यानी आपको लगता है कि इस संग्रहण, आप संग्रहण जब कर रहे हैं तब तक आप उस पर इमोशनली नहीं हैं आप अटैच्ड। जैसे ही आपने संग्रह कर दिया, आपने के बैंक बैलेंस जो है वो 5 लाख रुपए हो गए, संग्रह करते चले गए, संग्रह करते चले गए, 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस हो गया आपका। फिर अब देखिए वो आपका इमोशन में बदल जाएगा, उसके आप अधिकारी हो जाएंगे। वहाँ से आप 2 रुपया, 4 रुपया, 10, 20 हज़ार, 40 हज़ार अगर कहीं आप खर्च करते हैं या कोई ले लेता है, फिर देखिए आपका संवेग, कोई अगर मांग लेता है, फिर वहाँ पर आप अपना संवेग देखिए, वहाँ पर उस संवेग के दौरान जो है वो उसका ह्रास जो है वो होने प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मूल प्रवृत्ति से जो है वो उत्पन्न होता है, किसी न किसी मूल उसकी प्रवृत्ति होती है। जिस तरह से हमने उदाहरण दिया कि संग्रहण एक मूल प्रवृत्ति है, एक मूल इंस्टिंक्ट है, जिसका
जो असर है वो संवेग के रूप में दिखता है, अधिकार के रूप में। अधिकार एक संवेग है, लेकिन उसका जो मेन मूल स्ट्रिंग है, जो मूल प्रवृत्ति है, वो संग्रहण है। एक दूसरा उदाहरण भी इसका ले लेते हैं हम। जैसे हम बात करते हैं आत्मगौरव की, सेल्फ एजर्शन की, तो सेल्फ एजर्शन जो है वो, आत्मगौरव जो है वो संवेग नहीं है, ये मूल प्रवृत्ति है। आत्मगौरव की बात अगर हम करें तो, लेकिन इस मूल प्रवृत्ति ने हमें कौन से संवेग को जन्म दे दिया? आत्म अभिमान का, यानी पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, यानी आत्म अभिमान का इसने बात कर दिया। लेकिन जहां सबमिशन होगा वहां निगेटिव सेल्फ फीलिंग जो है, आत्महीनता जो है, वो आनी प्रारंभ हो जाएगी। ये है मूल प्रवृत्ति का संवेग में बदलना। आगे हम बताएंगे कि मैकडूगल जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति के आधार पर जो है उन्होंने उल्लेख किया था कि व्यक्ति के अंदर जो है वो 14 मूल प्रवृत्ति होती है और उसके अनुसार जो है वो संवेग होता है। और इसी प्रकार फिर हम आगे के क्लास में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कहते हैं, भारतीय जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, संवेग केवल 2 प्रकार के होते हैं और उसके अनुसार जो है वो किस स्थिति में कौन से संवेग आते हैं उसको उन्होंने बताया है, परिलक्षित किया है। तो ये आगे बताएंगे हम, ये इंस्टिंक्ट जो आया इस पर हमने चर्चा कर दी। इसके बाद की अगर हम बात करें विशेषताएं, तो संवेग की जो टेंडेंसी है वो कोनेटिव टेंडेंसी होती है। इमोशन में जो है वो संवेग की जो टेंडेंसी है, यानी संवेग की जो प्रवृत्ति है, वो क्रियात्मक होती है। यानी संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है, क्योंकि संवेग किसी न किसी एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित जरूर होता है। यानी भय में व्यक्ति क्या करता है, अभी आगे हम बोले भागता है। आमोद में व्यक्ति क्या करेगा, हंसेगा। ये देखिए क्रिया है, ये भागना, हंसना। क्रोध में व्यक्ति क्या करेगा, भाव तन जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संवेग में जो है वो एक क्रियात्मक प्रवृत्ति को जन्म जो है वो दे देता है। संवेग जो है वो एक क्रियात्मक प्रवृत्ति को जन्म दे देता है। सुख दुख का भाव में निहित होना, इसमें का जो एक अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं, और ये अंतिम विशेषताएं मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि सुख दुख का भाव जो है, यानी इंक्लूजन होता है इसमें फीलिंग्स का, यानी प्लेजर और पेन के फीलिंग्स का यहाँ पर जो है वो इंक्लूजन होता है। सुख दुख के भाव का इसमें जो है वो इंकल्सन होता है, इसमें वो निहित होते हैं। यानी संवेग में या तो दुख का भाव निहित होगा या तो सुख का भाव निहित होगा। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ये सभी जो है वो संवेग को प्लेजर देते हैं, सुख देते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दुख की बात करें तो भय, घृणा, ईर्ष्या जैसे जो संवेग हैं ये दुख प्रदान करते हैं। ये इसमें इस तरह के जो हैं वो भाव निहित होते हैं। तो ये था हमारा संवेग की व्हाट इज इमोशन, इमोशन क्या है, उसकी हम लोगों ने मीनिंग देखी कि क्या होता है इमोशन, क्या होता है संवेग, और उसके साथ साथ हमने मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए परिभाषाओं को देखा। और फिर हमने यह देखा कि किस प्रकार से संवेग की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिसके तहत हमने 8-9 प्रकार के जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा कि क्या क्या हैं इसमें, जो इसमें के अंतर्गत आपने उन मूल प्रवृत्तियों को भी देखा, जो कि जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो है वो जो मूल प्रवृत्ति हैं, उसके अनुसार संवेग किस तरह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है।